गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 8 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग दो एडिटोरियल करेंगे। पहला एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस से, जो कि है मुस्लिम कोटा के बारे में, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल रैलीज चल रही हैं तो वहाँ पे मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में भी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा SC STs OBCs का क्या पूरा स्टेटस रहता है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आपका GS पेपर 2 के परस्पेक्टिव से। दूसरा जो हम लोग एडिटोरियल करने वाले हैं, ये हम लोग करने वाले हैं डिग्निफाइड डेथ के बारे में। ये टॉपिक हालांकि यूथनेजिया से उतना ज्यादा डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग यूथनेजिया के बारे में बात करेंगे और राइट टू डेथ के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक हम लोगों ने पहले किया हुआ है, तो आपके ने जो पहले किया हुआ है ना उसका ही अपडेशन है, तो अपने नोट्स को थोड़ा अपडेट कर सकते हो क्योंकि कुछ नए पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा टेक्स्ट सेक्शन है जो कि है यूके रवांडा के बारे में। यहाँ पे जो इलीगली जो असाइलम सीकर लोग यूके में जाते हैं इलीगली, उनको रवांडा में शिफ्ट किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर सकते हैं। और एक टॉपिक हमारा इकोनॉमी वाले सेक्शन से आता है, वो हम लोग करने वाले हैं द हिंदू बिजनेस लाइन से, जो कि है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। राइट, तो हम लोग डॉलर की बात करते हैं, यूरो की बात करते हैं, तो समय आ गया है कि हम लोग इंडियन करेंसी रूपी को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, चैलेंजेस क्या हैं, बेनिफिट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग मुस्लिम कोटा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बात क्या है कि कुछ सवाल पहले यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो बहुत बार तो सेकुलर का लोगों को मतलब ये लगता है कि सेकुलर का मतलब ये होता है कि धर्म से कोई, देखिए सेकुलर का एक मतलब तो ये होता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट हैं। ये एक मतलब होता है सेकुलर का। स्टेट का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है, ये पब्लिक अफेयर नहीं है। एक मतलब होता है सेकुलरिज्म का ये। दूसरा मतलब सेकुलरिज्म का ये होता है, जो थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई होता है, कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एज अ स्टेट, एज अ नेशन, हम लोग सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करें। एक ये होता है सेकुलरिज्म का मतलब। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सेकुलरिज्म है, यहाँ पे स्टेट और धर्म अलग नहीं होते हैं। स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। जो वेस्ट कंट्री के अंदर खासकर फ्रांस वगैरह में चलता है, वो मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट होते हैं। सेकुलर की ऑफिशियल जो डेफिनेशन है, ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ही होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपनी राजनीति को, अपनी पॉलिसीज को, अपने समाज को, अपनी सरकारों को, अपने नेशन को रिलीजन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिलीजन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी लिविंग का। सुबह उठने से शाम तक जो भी आप काम करते हैं उसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर रिलीजन बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे कल्चर का, इसलिए सेपरेट करना आसान नहीं है। तो हम लोगों ने सेकुलरिज्म की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन को अपने यहाँ पे यूज किया। तो स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे वो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हों, जैसे आपके जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, या फिर मेजोरिटी में रहने वाले जैसे हिंदूज हो गए। एक वो मतलब होता है। तो कुछ सवालों से यहाँ पे आर्टिकल को शुरुआत की गई है। तो इंडिया एज अ सेकुलर नेशन होते हुए क्या हमें रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन देनी चाहिए किसी भी रिलीजन को? क्योंकि रिलीजन बेस्ड अगर आप डेफिनेशन रिजर्वेशन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उस पर्टिकुलर रिलीजन की आप फेवर कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो। तो क्या ये दिया जाना चाहिए? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल यह है कि हैव मुस्लिम्स एवर बीन गिवन रिजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग द कोटा फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि हम इस आर्टिकल के अंदर आंसर को कवर करेंगे। क्या मुस्लिम्स के अंदर SCs STs या OBC रिजर्वेशन इंडिया में दिया गया है? दिया गया है तो कहाँ दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। डज द रिजर्वेशन ऑफ SCs दैट इज लिमिटेड ओनली टू सर्टेन रिलीजियस डिनोमिनेशन अमाउंट टू द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन? जो SCs हैं, STs की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, OBCs की बात भी नहीं कर रहे हैं, SCs की बात कर रहे हैं। क्या SCs को जो रिजर्वेशन दी जाती है वो रिलीजन बेस्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इन दो तीन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा आंसर करने वाले हैं। अब तो सीधी सी बात है, शुरुआत हम लोग हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में क्या कहता है,
ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड अवे फ्रॉम द इक्वालिटी। देखिए, इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो आप सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करते हो, सबको। आप अमीर हो गरीब हो डजेंट मैटर, ठीक है। आप कौन से रिलीजन से आते हो डजेंट मैटर, कौन से जेंडर से आते हो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो, इसे बोलते हैं इक्वालिटी। भैया मैं भी 10% टैक्स दूंगा, हालांकि मेरी सैलरी मान लो 5 लाख रुपए है, मैं भी 10% टैक्स दूंगा। आई अंबानी जी भी 10% टैक्स देंगे, उनकी जो आमदनी है वो 5 करोड़ रुपए है। दिस इज इक्वालिटी। 5 लाख कमाने वाला भी 10% देगा, 5 करोड़ कमाने वाला भी, 50 करोड़ कमाने वाला भी 10% देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। और इस एग्जांपल से आप थोड़ा इसके अंदर इशू समझ ही गए होंगे क्या होगा। सभी को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की करेक्टरिस्टिक्स और सभी की स्ट्रेंथ, सभी की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो आप 5 लाख वाले को 50 हजार वाले के साथ, 50 हजार वाले को 5 हजार करोड़ वाले के साथ इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी की बात भी करता है, जस्टिस की बात करता है। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, फेयरनेस। और आप इसको मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे सोशल ग्रुप्स, ऐसी कम्युनिटीज जो कि समाज की डेवलपमेंट में पीछे छूट गए हैं, उनको एक्स्ट्रा पुश करना है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी पे फोकस करता है। और यहीं से फिर कॉन्सेप्ट आता है आपका रिजर्वेशन वाला, जिसे हम लोग अफर्मेटिव एक्शंस भी कहते हैं। एनीवेज, दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई है। एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी, एक होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। आप सभी को इक्वल ट्रीट करोगे रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स। जैसे मान लो नीट का पेपर होता है या यूपीएससी का पेपर होता है, सभी लोग इस पेपर का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। सभी लोगों के लिए एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है कि भैया ये कट ऑफ है, सभी के लिए एक ही कट ऑफ है। अमीर गरीब आप जहां मर्जी से आते हो, आप आईआईटी से पढ़े हुए, नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल हैं। सभी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसको दीजिए, सभी के लिए एक नॉर्मल कट ऑफ होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम डजेंट मैटर। लेकिन इसमें दिक्कत बहुत सारी है। सभी को इक्वल ट्रीट करने से समाज में बहुत ज्यादा सीरियस इनइक्वालिटीज हो जाती हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज पोजीशन में है वो तो कभी पेपर क्लियर ही नहीं कर पाएंगे अगर आप सभी के लिए नॉर्मल कट ऑफ रखोगे, क्योंकि उनकी कंडीशंस अलग हैं, उनके पास वो साधन ही नहीं है। आप एक रिच आदमी के बच्चे को एक बहुत पुअर आदमी के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते दोनों एंट्रेंस एग्जाम दो। आप, अरे आप इनका पहले बेस तो इक्वल करिए, तब जाके आप आउटकम की बात करोगे ना। ये वाला सबसे बेस्ट कोचिंग लेता है, सबसे बेस्ट स्कूल में जाता है, बेस्ट बुक्स इसके पास हैं, बेस्ट टीचर्स इसके पास हैं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप दोनों को ये नहीं कह सकते अच्छा सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, दोनों आओ और जिसका सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली इसके रिच वाले के सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इसी क्वालिटी के अंदर अगर एग्जाम लेते रहे तो ये रिच क्लास वाले ही सिलेक्ट होंगे, ये वाले सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा समाज में आ जाएगी अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे तो। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। जो हिस्टोरिकली डोमिनेंट ग्रुप हैं वो हमेशा डोमिनेंट रहेंगे, क्योंकि उनके पास शुरुआती एडवांटेज है। दूसरी होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। इसमें आप आउटकम के ऊपर भी बिलीव करते हो, ठीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है अफर्मेटिव एक्शन वाला, कि भाई ये जो पुअर गरीब आदमी है इसके बच्चे को भी उतना ही हक होना चाहिए सिविल सर्वेंट बनने का जितना इसको है। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा पुश दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन, ताकि आउटकम जब आए तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो। ये होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जिसका बेस बनता है आपका अफर्मेटिव एक्शंस। अब जब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज का मतलब हमेशा माइनॉरिटी नहीं होता।
ये आपको बात समझनी पड़ेगी। यूजली लोगों को लगता है कि जो नंबर में कम होते हैं, माइनॉरिटी कम होते हैं, वो हमेशा डिसएडवांटेज पोजीशन में, ऐसा नहीं है। हमारी देश के अंदर पारसीज भी हैं। यस, पारसीज हमारे देश की वन ऑफ द क्या, द रिचेस्ट कम्युनिटीज में आ जाते हैं। जबकि सिर्फ गिने चुने पारसी हमारे देश में हैं। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि माइनॉरिटी है तो आप वीक ही होंगे। इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स थे, गिने चुने ब्रिटिशर्स थे, पूरे इंडिया को रिसोर्सिस के ऊपर उनका वो कंट्रोल करते थे। साउथ अफ्रीका में गिने चुने वाइट पीपल थे जो कॉलोनियलिस्ट थे, और सारे रिसोर्सेज को कवर करते थे। अगर अगर आप इंडिया की बात करें तो चूंकि अपर कास्ट है, मान लो कुछ ब्राह्मण्स की आप बात करें, ब्राह्मण्स के पास जो एसेट्स हैं, वेल्थ है, एसेट्स हैं या इनकम है, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ नंबर कम होने से मतलब ये नहीं होता है कि आप वीक हो। राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजोरिटी पॉपुलेशंस को भी इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होती हैं। इसी वजह से 1949 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आया था, उसमें से माइनॉरिटी वर्ड को हटा दिया गया था फ्रॉम आर्टिकल 296। क्योंकि माइनॉरिटी डजंट मीन कि आप डिसएडवांटेजेस हो। कितने सारे माइनॉरिटी ग्रुप ऐसे हैं जो काफी अच्छे हैं, रिच हैं, स्ट्रोंग हैं, डोमिनेंट हैं। अगर आप उनको भी रिजर्वेशन दे दोगे इस बेसिस पे कि वो माइनॉरिटी हैं, तो वो तो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे। तो ये वर्ड इसलिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा ही दिया। और फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 16(4), जो बात करता है रिजर्वेशन की इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो यहां पे जो रिजर्वेशन की बात हुई है, वो बैकवर्ड क्लास की बात हुई है, माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। और ये रिलीजन बेस्ड पे नहीं है। बैकवर्ड क्लास तो कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकते हो, किसी धर्म से भी हो सकते हो। तो स्पेसिफिकली धर्म की बात यहाँ पे नहीं की गई है। और जब इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 15(4) में, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारे देश में, आपके स्टेट में, अगर कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप अगर सोशली या एजुकेशनली अगर बैकवर्ड है, अगर वो पीछे छूट गया है डेवलपमेंट में, तो एक स्टेट को ये अधिकार है कि उस ग्रुप के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। कौन से ग्रुप के लिए? जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सच एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये ओरिजिनल है। समझे? इस मंडल कमीशन वगैरह जब आया तो ओबीसी इसके अंदर जो है इंक्लूड कर दिए गए। राइट, अब देखिए जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी बात में। तो आर्टिकल 15 किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है। आर्टिकल 15 सीधा सीधा कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कास्ट। इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको स्पेशल प्रोविजन देना है, बैकवर्डनेस के बेसिस पे दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कास्ट और बैकवर्डनेस आप मेजरली केसेस में इक्वेट कर सकते हो। देखिए, कुछ एक्सेप्शन तो हो ही सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसी कम्युनिटी से ऐसा पर्सन हो जो बहुत पावरफुल भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पे बात हो रही है सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस की। मेजोरिटी, ये देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट सोशली और एजुकेशनली इन जनरल बैकवर्ड हैं। इसलिए इंडिया में कास्ट बेसिस पर रिलीजन दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि कास्ट और क्लास आप इंडिया में इक्वेट कर सकते हो। लो क्लास का मतलब है कि जो पुअर हैं या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, आप क्लास को इंडिया में कास्ट से इक्वेट कर सकते हो। पर्टिकुलर कास्ट का ध्यान आपके दिमाग में आती है, आपको ये लगेगा अच्छा ये तो रिच ही होंगे, ये तो पुअर ही होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड है, क्योंकि कास्ट को आप बैकवर्डनेस के साथ इक्वेट कर सकते हो। फिर हमारा कहता है, अच्छा यहां पे जो सबसे क्रूशियल वर्ड है वो है ओनली। ओनली का मतलब ये है, पहली बात अब ये समझिए कि रिजर्वेशन दो बेसिस पे दिया जाता था ओरिजिनली। आप सोशली बैकवर्ड हो या एजुकेशनली बैकवर्ड हो। इसका पॉवर्टी से, मनी से कोई लेना देना नहीं है। सोशली एजुकेशनली जो ग्रुप बैकवर्ड्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। भैया रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है।
राइट, ये सोशली एम्पावर करने के लिए और एजुकेशनली पावर एम्पावर करने के लिए आपको दिया जाता है। इसलिए जो सरकारी नौकरियां दी जाती हैं वो सोशली एम्पावर करती हैं आपको, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशनली एम्पावर करती हैं आपको। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। गरीबी हटाने के लिए तो और बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चला रखे हैं। अब रिलीजन यहाँ पे मेंशन है, ऑफ कोर्स है। आर्टिकल 15 और 16 कहता है कि ओनली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, अगर कोई रिलीजियस, रेशियल, कास्ट ग्रुप अगर वीक है अंडर आर्टिकल 46, तो उसको, और वो बैकवर्ड है, तो उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी कि रिलीजन बेस्ड पे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो पर्टिकुलर रिलीजन जिसकी आप बात कर रहे हो वो बैकवर्ड है। जैसे कास्ट के बेसिस पे दिया जाता है कि पर्टिकुलर कास्ट भैया बैकवर्ड है इसलिए हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, पर्टिकुलर रिलीजन अगर बैकवर्ड है तो आपको रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 15 और 16 इनडायरेक्टली ये कहता है कि रिलीजन बेस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो रिलीजियस ग्रुप बैकवर्ड हो। ठीक है, अब देखिए, सम मुस्लिम कास्ट वर गिवन रिजर्वेशन नॉट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अंदर भी रिजर्वेशन होता है, वो कास्ट बेस्ड होता है। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप मुस्लिम हो भैया, नहीं, वो इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी जो कास्ट है आप बैकवर्ड हो। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे एससीज की बात कर सकते हैं, ओबीसी की बात कर सकते हैं। बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं मुस्लिम्स के अंदर जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, उनको ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाता है। कई ऐसी एसटीज के अंदर आती हैं, आती हैं, उनको उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, मंडल कमीशन के बाद ओबीसी को भी दिया जाने लगा। इससे पहले एससी एसटीज को तो दिया ही जा रहा था। अच्छा, मुस्लिम्स के अंदर एक ये रहता है कि मुस्लिम्स के अंदर अगर आप एक चीज देखेंगे, हमारे यहाँ पे तीन तरह का कास्ट है ना, एससीज, एसटीज और ओबीसी। मुस्लिम्स में ओबीसी और एसटी बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी शेड्यूल कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इवन अगर आप धर्म परिवर्तन भी करते हो, अगर हिंदूज में आप एससी हो और मुस्लिम में अगर आप चले जाते हो, तो आपका एससी रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कानून ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट का जो प्रोविजन है वो स्पेसिफिकली हिंदू कम्युनिटीज के लिए है। बाद में हालांकि इसके अंदर सिखों को भी इंक्लूड किया गया, बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया, वो थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को मैं। एनीवेज, तो इंडिया में क्या मुस्लिम्स को, रिलीजन के बेसिस पे कह रहा हूं मैं, क्या यहाँ पे रिजर्वेशन इंडिया में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। केरला की बात अगर आप करें, 1936 में केरला में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश, और या फिर अब ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट के अंदर में दिया गया। 1952 के अंदर इसको कम्युनल बेसिस पे रिप्लेस कर दिया गया, और फिर बाद में ओबीसी के अंदर इंक्लूड किया गया। वहाँ की 22% ओबीसी हैं जो मुस्लिम्स हैं केरला के अंदर। बट सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा केस में क्या कहा था, 50% की लिमिट लगा दी थी। इसीलिए ओबीसी कोटा के अंदर ही मुस्लिम्स को वहां पे रिजर्वेशन दिया गया है। पहले ये 10% था, अब ये 12% है विद इन ओबीसी। केरला में है, रीजन बेस्ड है, बिल्कुल है जी। कर्नाटका में भी है। कर्नाटका में 1995 के अंदर जो एच डी देवगढ़ गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुस्लिम्स को 4% का रिजर्वेशन दिया था ओबीसी कोटा के अंदर। ये रिलीजन बेस्ड है। लेकिन उनका ये कहना है क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है सोशली एजुकेशनली, तो इसलिए हम उसको आधार बना के रिजर्वेशन दे सकते हैं। और अभी एच डी देवगढ़ की गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की अलाई है, अभी 2024 के इलेक्शंस के अंदर। तो जो 36 कास्ट हैं जो कि सेंटर की ओबीसी के अंदर है मुस्लिम्स में, 36 कास्ट, वही 36 कास्ट को कर्नाटका के अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया। तमिलनाडु के अंदर भी 2007 के अंदर तमिलनाडु में कई सारी कमीशंस बनाए गए। उन सभी कमीशंस ने यह कहा कि ओबीसी को, मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। वहां पे अभी 3.5% रिजर्वेशन रीजन बेसिस पे दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर अपर कास्ट मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं है जो तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन है। 2007 के ही लॉ के परस्पेक्टिव से क्रिश्चियन कास्ट के अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बाद में क्रिश्चियंस ने खुद डिमांड किया कि हम रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं, तो वो क्रिश्चियन रिजर्वेशन यहाँ से हटा दिया गया था। तो ये कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ लेवल पे चलता है। महाराष्ट्र के अंदर प्रपोजल लाया था, लेकिन वो
बाद में नहीं हो पाया। नाउ एक सच्चर कमेटी बनाई गई थी 2006 के अंदर। सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इन जनरल वो उतने ही बैकवर्ड हैं जितने एससी और एसटीज बैकवर्ड हैं, लगभग लगभग उतने ही बैकवर्ड हैं। और जो नॉन मुस्लिम ओबीसीज हैं, देखिए ओबीसी दो हो गए ना, मुस्लिम में ओबीसी और नॉन मुस्लिम ओबीसी। जो मुस्लिम ओबीसी हैं वो नॉन मुस्लिम ओबीसी से पुअर है, ज्यादा बैकवर्ड है। और इसीलिए रीजन बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ऐसा सच्चर कमेटी ने कहा था। और फिर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी भी बनाया गया था। इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स को 15% का रिजर्वेशन दे दिया जाए फॉर माइनॉरिटीज, जिसमें से 10% मुस्लिम्स को दे दिया। इनका बेसिकली ये कहना था कि मुस्लिम्स इंडिया में इन जनरल क्योंकि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, तो इस बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इन दो रिपोर्ट के बेसिस पे 2012 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को 4.5% रिजर्वेशन देने की प्रपोजल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर दिया था। लेकिन उस समय क्या था, कई स्टेट के अंदर इलेक्शंस थे, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर वगैरह में इलेक्शन चल रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये जो यूपीए गवर्नमेंट जो उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर थी, उन्होंने ये जानबूझ के एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का 4.5%। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इसको डिले कर दीजिए, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है, वो सब की बात है। फिर बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट के इसी डिसीजन को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप फिलहाल इसको मत दीजिए, इलेक्शन का टाइम है, बाद में आप इसको देख सकते हैं। वो सब चीजें चली। नाउ तो ये उस समय नहीं हो पाया, तो सेंट्रल लेवल पे मुस्लिम्स को अभी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, मुस्लिम्स के अंदर जो 36 कास्ट हैं जो ओबीसीज का पार्ट है उनको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। आर्टिकल 341 और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या कहता है? ओनली हिंदूज आर एंटाइटल्ड टू इंक्लूड इन द एससीज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एसटीज और ओबीसी आपको हर रिलीजन में मिलेगा, मतलब यहाँ पे मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनके अंदर भी मिलेगा, बुद्धिस्ट के अंदर मिलता है, सबके अंदर मिलेगा, क्रिश्चियंस के अंदर भी मिलता है एससी और ओबीसी रिजर्वेशन। लेकिन जो एससी रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के अंदर ही मिलता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। तो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए। हालांकि 1956 में अंदर सिखों को भी और 1990 के अंदर बुद्धिस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसका मतलब बुद्धिस्ट और सिखों के अंदर एससी रिजर्वेशन है। एसटी और ओबीसी तो पहले से था ही, लेकिन मुस्लिम्स में क्रिश्चियंस के अंदर एससी रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एसटी और ओबीसी से। तो सच्चर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी माइनॉरिटीज के स्टेटस को यहाँ पे इंप्रूव करने का। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, स्टेट लेवल पे रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है कई स्टेट्स के अंदर, सेंट्रल लेवल पे नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना है इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। आरबीआई शुड मूव फॉरवर्ड इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी, ऐसा मिस्टर सुब्बाराव जी ने कहा है 2018 8 से लेकर 2015 तक, 2013 तक बेसिकली शायद, ठीक है। ये कई साल तक हमारे गवर्नर रहे, तो अभी फिलहाल ये किसी बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि वो समय आ गया है कि जब हम लोग अपने रूपी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और इसका इंटरनेशनलाइजेशन करें, इन्होंने वो कहा है। और छोटी छोटी बातें इन्होंने यहाँ पे कई सारी बात कही है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एनी करेंसी, उसका मतलब क्या होता है? और रुपी की जब हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रूपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जब आप बात कर रहे हो तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि अगर इंडिया में हम लोग अमेरिका से या किसी भी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसको डॉलर में पे करने के बजाय हम उसको रुपी में भी पे कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो कोई चीज, मान लो किसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, तो वो कंट्री हमें रुपी के अंदर पेमेंट कर सकती है। तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ये है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हम लोग करते हैं वो हमारी लोकल डोमेस्टिक करेंसी के अंदर होगी।
तो जो इंडियन रेजिडेंट हैं और जो नॉन इंडियन रेजिडेंट हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो रुपी में होंगी, वो किसी दूसरी करेंसी के अंदर नहीं होंगी, जैसे यूरो या डॉलर वगैरह मान के चलिए। ये मतलब होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट, इससे क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, कुछ हद तक चाइनीज करेंसी भी, वो सब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 60% जो रिजर्व करेंसी मानी जाती है, इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है, वो यूएस डॉलर मानी जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है यूरो आती है, फिर जापानीज करेंसी को माना जाता है। चाइनीज करेंसी ने कोशिश किया था लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसके कुछ रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी क्यों माना जाता है? पहली बात तो भाई यूएस इकोनॉमी का साइज भी बहुत बड़ा है, एक तो सीधी सी बात है, जिसकी वजह, और उसकी जो ट्रेड और फाइनेंशियल जो नेटवर्क की रीच है वो बहुत ज़्यादा है। आप समझ के देखिए, माई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ओवर जो फाइनेंशियल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया वो अमेरिकन बेस्ड है। तो वर्ल्ड के जो बैंक्स हैं वो अमेरिकन बैंकों के साथ पूरी तरह से लिंक हैं। यूएस की इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, फ्री मार्केट के बेसिस पे काम करती है। वहां पे कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी 100% है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी 100% है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है वहां पे। राइट, तो इन सब का बेनिफिट मिलता है अमेरिका को। जो करेंसी ओपन होगी ना, जो डिमांड और हिसाब के हिसाब से अपने आप सेटल होती है, वो सबसे बेटर बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर होता है। यूएस गवर्नमेंट का कंट्रोल डॉलर के ऊपर ना के बराबर है। हालांकि वो उसको प्रिंट करती है टाइम टू टाइम, लेकिन उसकी जो वैल्यू डिसाइड की जाती है वो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं करती है, वो अपने आप ही डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सेटल होती है। और कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी, ओपन मार्केट, लिक्विडिटी, इन सभी रीजंस की वजह से अमेरिकन करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है। चाइनीज करेंसी ने कोशिश किया था, लेकिन आपको पता है कि चाइनीज करेंसी के ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल है। गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है चाइनीज करेंसी की वैल्यू को, इसकी वजह से वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाई। और चाइना के अंदर जो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी है वो भी 100% नहीं है। इन सब रीजन की वजह से वो नहीं बन पाया। और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन और फ्री इकोनॉमी भी नहीं है जैसे अमेरिका की है, तो वो नहीं बन पाए। एनीवेज, अगर रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया तो उसका हमें क्या एडवांटेज होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये हो सकता है। पहली बात तो जो है, इट मिटिगेट्स द करेंसी रिस्क फॉर द इंडियन बिजनेसमैन। अभी क्या होता है, हमारी जो बिजनेसमैन होते हैं वो विदेशी करेंसी में बाहर से क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसकी वजह से रूपी और इंटरनेशनल करेंसी मान लो डॉलर के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो अगर डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है रूपी के कंपैरिजन में, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। और डॉलर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तब भी उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। अगर रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है, रुपी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये जो डॉलर के परस्पेक्टिव से हमारी फ्लक्चुएंसी जो चलती है वो कम हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह हम लोग करते हैं ये बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व में जो हम लोग विदेशी करेंसी को होल्ड करते हैं, अब आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है, आप इंडियन रुपी को ही होल्ड कर सकते हो। क्यों डॉलर के लिए भागना? यस, डॉलर के लोग क्यों इकट्ठा करते हैं डॉलर को? ताकि इंपोर्ट के लिए बिल चुका सकें। इंटरनेशनली तो डॉलर ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो एक्सचेंज रिजर्व में हमें किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये कुछ कुछ बेनिफिट हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। अभी अगर आप देखें, जैसे रशिया के साथ जो वॉर चल रहा है अमेरिका का, यूरोप का, अमेरिका का स्पेशली, तो रशिया के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डॉलर था रशिया के पास, उसके ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया गया। तो डॉलर का एक नुकसान ये होता है इंटरनेशनलाइजेशन होने का, कि डॉलर को एज अ वेपन के तौर पे अमेरिका के द्वारा यूज किया जाता है, दूसरी कंट्री को प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप बैकफुट पे आ जाते हो। तो अगर रुपी हमारे लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का रूप लेता है तो फिर हमें इस तरह की मैनिपुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आप लगा लो भैया सैंक्शन, हम तो रुपी यूज कर लेंगे। ये कुछ बेनिफिट होगा अगर हम लोग करते हैं, लेकिन वही है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस वही हैं जो चाइनीज करेंसी ने फेस करने पड़े। इंटरनेशनल डिमांड, पहली बात तो रुपए की बहुत ही कम है। तो जब आपकी डिमांड ही नहीं है तो आप ट्रेड क्यों करोगे?
और सारा खेल तो डिमांड और सप्लाई का होता है। अगर आपकी डिमांड स्ट्रोंग है तो आपकी वैल्यू स्ट्रोंग है। आपकी इंडियन रुपए की डिमांड ही नहीं है तो इसलिए उसको प्रिंट करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी वैल्यू भी कम होती रहती है। इंटरनेशनल डिमांड कम है, सबसे पहली बात तो ये, इसीलिए रिजर्व नहीं बन पाता। अमेरिकन डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और एक उसका रीजन यहाँ पे हो सकता है ऑयल ट्रेड। वर्ल्ड में मोस्टली जो ऑयल ट्रेड है वो डॉलर में होती है हमेशा से। हालांकि पिछले कुछ समय में चेंजेस आए हैं, बट फिर भी अब पूरा दुनिया तो भैया ऑयल के ऊपर ही चलता है। तो ऑयल की जब तक डिमांड है, डॉलर की डिमांड है। और वर्ल्ड ओवर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सब डॉलर में पेमेंट लेते हैं, क्योंकि मोस्टली अमेरिकन कंपनीज हैं। इसीलिए डॉलर की डिमांड हमेशा से बनी रह रही है। और जब तक डॉलर की डिमांड है वो इंटरनेशनल करेंसी बनी रहेगी, क्योंकि सब उसकी डिमांड करते हैं। जिस दिन इंडिया की करेंसी की डिमांड होने लगेगी ये भी अपने आप इंटरनेशनल हो जाएगी। बट हमें कुछ तो चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी हम लोगों को 100% अगर कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको अपनी कीमत डिसाइड करने दीजिए, तभी होगा। अब क्या रहता है, अगर डॉलर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो हमारा आरबीआई इंटरवीन करता है। ये आरबीआई की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का सीधा सीधा इंटरवेंशन होता है, जो कि इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए सबसे ज्यादा जो है वो एक बैरियर का काम करता है। तो रुपी पूरी तरह से कन्वर्टिबल नहीं है हमारे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में स्पेशली। करंट अकाउंट में तो फिर भी है, कैपिटल अकाउंट में नहीं है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जो कि दूर किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो। हाउ इज द यूके डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स टू रवांडा? छोटा सा टॉपिक है, हमारे लिए ज्यादा कंसर्न भी नहीं है, बट फिर भी जो लोग ब्रिटेन के अंदर इलीगली आते हैं, ठीक है, और जो असाइलम सीकर्स हैं, असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, ब्रिटेन उनको कहता है कि भैया ठीक, आप आए, आपने असाइलम के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन मैं आपको अपनी कंट्री में नहीं रहने दूंगा। मैं आपको कहाँ भेजूंगा? अफ्रीकन कंट्री में भेजूंगा जिसका नाम है रवांडा। आप रवांडा जाइए। अब रवांडा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता कि उसकी कंट्री में इस तरह का इलीगल माइग्रेशन ज्यादा हो, या फिर जिन लोगों की असाइलम सीकिंग जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो। देखिए, सबको नहीं भेजता है वो उनको ही भेजता है जिनकी असाइलम रिफ्यूजी सीकिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और ये एक तरह का वॉलंटरी रिटर्न स्कीम रहता है। मतलब ऐसे लोग जो खुद कहें कि हाँ सर हमें रवांडा भेज दीजिए, हम अपने कंट्री नहीं जाना चाहते। जैसे बहुत सारे लोग कुछ अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे सिविल वॉर वगैरह चल रहा रहता है, वहाँ पे दिक्कत बहुत सारी होती है, किसी खास रिलीजियन ग्रुप को या किसी खास कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर जुल्म होते हैं। तो वो लोग ब्रिटेन में चले जाते हैं, ब्रिटेन में असाइलम सीकिंग की डिमांड करते हैं कि सर हम लोग फलानी कंट्री से हैं, हमारे साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप हमें असाइलम दे दीजिए। तो ऐसे लोगों के सामने ऑप्शन रखा जाता है कि आप ब्रिटेन में तो नहीं रह सकते, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो रवांडा जाइए या फिर अपनी कंट्री में जाइए। वो लोग कहते हैं सर हम लोग अपनी कंट्री में तो नहीं जाएंगे, हमें रवांडा ही भेज दीजिए। इस तरह का एक वॉलंटरी रिटर्न स्कीम टाइप का थोड़ा वहां पे उन्होंने चलाया हुआ है। अब रवांडा उनको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ब्रिटेन क्यों ये सब कर रहा है, तो आपको पता चली गया। रवांडा इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि रवांडा को मिलता है उसकी वजह से पैसा। तो ये जो रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर्स जो रवांडा जा रहे हैं, वहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पैसा दिया गया है, उस पैसे का यूज करके वहां पे कैंप्स बनाए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। अभी तक कई 100 मिलियन डॉलर दिया जा चुका है। $220 मिलियन पहले दिया गया था, अभी $600 मिलियन का प्लान दोबारा से है देने का, क्योंकि 300 रिफ्यूजीज को दोबारा भेज रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक तो रवांडा के अंदर वो कैंप्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, उनकी एजुकेशन देना हुआ, हेल्थ देना हुआ, शेल्टर देना, उस पर खर्चा होता है। कुछ रवांडा की गवर्नमेंट अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर लेती है। तो एक तो अब यहाँ पे ना ये कंट्रोवर्सी क्यों बनी? एक तो कंट्रोवर्सी इसलिए बनी कि लोगों का कहना है कि भैया ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से ह्यूमन ट्रेड ही हो रहा है। और ह्यूमन राइट का वायलेशन भी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो राइट्स की, अधिकारों की बातें करते हो, जो आपकी कंट्री के ऊपर खुद बात आती है आप उनको कहीं और भेज देते हो, जैसे वो कोई वो जानवर हो। और रवांडा का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि रवांडा में जो रिफ्यूजी जा रहे हैं भैया वो बहुत सेफ हैं। कितनी बार रवांडा में देखा गया है कि वो इन फंड्स का मिसयूज करते हैं,
इन फंड्स का मिसयूज करती है रवांडा की गवर्नमेंट, अपने ओपोजिशन को जेल में डालती है, मीडिया को कंट्रोल करती है। वहां पे खुद ह्यूमन राइट रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है रवांडा में। तो एक आप ऐसी कंट्री में भेज रहे हो जो पहले से अनसेफ है। तो इट्स अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसीलिए थोड़ा सा ये न्यूज में था। और यूरोपियन यूनियन के अंदर जब ब्रिटेन, तब तक ब्रिटेन था, उसके ऊपर यूरोपियन गवर्नमेंट्स का प्रेशर रहता था। लेकिन अब क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं है, तो इसके ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। यूके का सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बात को ऑब्जर्व कर चुका है कि ये एक इनह्यूमन एक्ट है, लेकिन यूके की गवर्नमेंट जो है वो फिर भी इसको करती है। ये हो गया। नेक्स्ट जो अपना एडिटोरियल है वो कहता है अ डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज एवरी वंस राइट। बात तो बिल्कुल सही है। जब इंसान की डेथ होती है तो हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी जो डेथ है वो डिग्निफाइड हो, पीसफुल हो। कोई भी आदमी नहीं मरना चाहता किसी हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है वो पाइप्स लगी हुई हैं, फूड उसको पाइप के थ्रू दिया जा रहा है। ये कोई डिग्निफाइड डेथ नहीं है। जो कोई देखे, जो चाहता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं चाहता उसके लिए तो फिर डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने एक दो एग्जांपल देने की कोशिश की है। एक एग्जांपल इन्होंने दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट का, मिस्टर रोनाल्ड रीगन का एग्जांपल इन्होंने दिया। 2004 में उनकी डेथ हुई थी एंड ही वॉज अ 93 ईयर ओल्ड गाय। उनकी डेथ उनके घर में ही हुई, हॉस्पिटल में नहीं हुई। और बड़े खुश थे, जाते जाते भी हंस रहे थे। और उनकी वाइफ ने कहा कि उनकी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट है कि उनके हस्बैंड ने उनके घर में पीसफुली 93 की एज में उन्होंने इस संसार को छोड़ा। वहीं दूसरा केस आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी डेथ 2018 में हो गई थी। अपनी लाइफ के लास्ट 35 डेज में अटल बिहारी जी जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे, आईसीयू में थे। और फिर उनकी डेथ हो गई। ये भी बुजुर्ग हो चुके थे। तो ये भैया क्योर तो नहीं हो सकते थे, ठीक तो नहीं हो सकते थे, मरना तो इनको था ही। लेकिन इनको आईसीयू में डेथ हुई, रोनाल्ड रेगन की डेथ वो घर के अंदर पीसफुल तरीके से हुई। दोनों चीजों में फर्क है। अगर कोई आदमी को कोई इनक्यूरेबल डिसीज है, ऐसी बीमारी है जो ठीक हो ही नहीं सकती, और अगर वो आदमी चाहे कि अपने घर में अपने बेड पे अपने रिलेटिव्स के बीच में उसकी डेथ हो, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। वो नहीं चाहता है कि उसको आईसीयू के अंदर भर्ती करवाया जाए और उसकी डेथ वहां पे हो, डेथ हॉस्पिटल में हो। तो एक डिग्निफाइड लाइफ और डिग्निफाइड डेथ एक इंसान का अधिकार होता है। यही फर्क है वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडियन अप्रोच के अंदर। ये फर्क है। रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। रिसेंटली एक सर्वे किया गया था अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा और कुछ यूरोपियन एजेंसीज के द्वारा। इन्होंने ये कहा यूरोप के अंदर जितनी भी डेथ हो रही हैं, जो कि एक एज के बाद बेसिकली, या फिर ऐसे जो जो अनक्योरेबल डिसीज होते हैं, 10.3% डेथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हो रही है आईसीयू के अंदर। बाकी 90% डेथ लोगों की घर में ही हो रही है। वो लोग प्रेफर ही नहीं करते हॉस्पिटल, घर में डिग्निफाइड अपने बच्चों के बीच में ही प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि इतनी इनको ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, या फिर ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, अब जवान तो होने से रहे। तो इट्स बेटर कि आप उनको पेन किलर देते रहें, दर्द महसूस ना हो, लेकिन वो अपने घर के अंदर ही रहे। राइट। दैट इज द थिंग। इंडिया में 70% पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे हैं और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में हैं, जबकि पता है कि इनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। या तो उनको ऐसी बीमारी है या फिर उनको बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, 90 प्लस हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 70% लोगों की आईसीयू में डेथ हो रही है। और बाकी जो 30% हैं जो घर में हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है हॉस्पिटल जाने का, नहीं तो ये भी हॉस्पिटल जाते। और सोचने की बात यह है कि जब 35% लोगों का पुणे के अंदर सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया भैया आपकी डेथ आप कैसी डेथ चाहते हो, 83% लोगों ने कहा कि हम अपने घर में डेथ चाहते हैं रादर देन आईसीयू हॉस्पिटल। एक तो समस्या ये है हमारे यहाँ पे डेथ के बारे में लोग बात ही नहीं करते, सिर्फ लाइफ की बात हो रही है। अब डेथ तो अल्टीमेट रियलिटी है, तो उसके बारे में बात कर तो एक टैबू होने की वजह से लोग जीते जी अपने डेथ के डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मेरी डेथ कैसी होनी चाहिए। और सोचने की बात ये भी है कि जो आईसीयू में जाते हैं एक टाइम के बाद, ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले 25-30 सालों में ये ट्रेंड बढ़ा है भैया आईसीयू में जाने का।
उससे पहले कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं है, बहुत रेयर था। घर में ही लोगों की यूजली डेथ होती थी। अब जब आप डॉक्टर की बात करते हैं, लीगल क्लैरिटी की बात करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे है नहीं। एक बिलीफ है, ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मस्ट प्रोलोंग लाइफ बाय डिलेइंग डेथ एट ऑल कॉस्ट बाय आवर्स ऑफ द डेज इवन व्हेन द फ्यूटाइल ट्रीटमेंट इज क्लियर। आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं है, लेकिन डॉक्टर फिर भी डेथ को डिले करते रहते हैं, करते रहते हैं, ऑक्सीजन लगा के रखते हैं। लोगों को लगता है शायद डॉक्टर का यही काम है, लेकिन डॉक्टर का ये काम नहीं है। कोई भी एथिकल प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसको डिले को डेथ करना है, डेथ को डिले करना है। नहीं, डॉक्टर की एथिकल ड्यूटी ही नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी है टू मिटिगेट सफरिंग, टू क्योर समटाइम्स, रिलीव ऑफन एंड कंफर्ट ऑलवेज। डॉक्टर्स ड्यूटी इज नॉट टू डिले डेथ इन दोज केसेस जहां पे ये पता है दैट इट इज फ्यूटाइल टू प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे चीजें क्लियर ही नहीं है, कॉलेज वगैरह में शायद ये पढ़ाई नहीं जाती, डॉक्टर को ये रिमाइंड करवाया नहीं जाता। और ये जो जो बताया मैंने आपको, रूटिनाइजेशन है जो आईसीयू वगैरह का, ये तो इंडिया में 25-30 साल से ही है, उसके पहले से पहले तो ऐसा कुछ खास होता भी नहीं था। ठीक है। अब समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जो समाज है वो डेथ इलिटरेट है। डेथ लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है भैया हमें, डेथ के बारे में बात कर सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आदमी जीते जी अगर एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर देता है कि मेरी डेथ कैसी होनी चाहिए, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उसको उसी के हिसाब से दिया जाए। ठीक है। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग होना चाहिए। अगर कोई आदमी मेंटली कॉम्पिटेंट है, स्वस्थ है, दिमाग चल रहा है उसका, अगर वो लिख के देता है कि भैया मेरी डेथ के टाइम पे ये सब होना चाहिए, मुझे आईसीयू में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ पेन किलर दे दीजिए, तो डॉक्टर को वो मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये तो यूथनेजिया हो गया, पैसिव यूथनेजिया हो गया। नहीं, पैसिव यूथनेजिया में और इसमें फर्क है। यूथनेशिया का यूजली इन्वॉल्व होती है किलिंग के साथ, हालांकि इंटेंशन अच्छी होती है यूथनेशिया में, बट ये जो डिग्निफाइड डेथ है ये डिफरेंट है। इसमें किलिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नेचुरल डेथ इन्वॉल्व है। इट्स ए नेचुरल डेथ। कोई आदमी 90+ हो गया भाई, अब उसको बीमारियां तो होंगी ही। आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, आईसीयू लेके जाओगे, ठीक थोड़ी ना होना है उसको, डेथ तो उसकी होनी है। तो लेट इट हैपन एज ए नेचुरल डेथ, ये जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर द्वारा भी बोला गया है। अब ये जो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले ही डेथ से पहले लिख के दे सकते हो, इसे कहा जाता है लिविंग विल। दिस इज कॉल्ड लिविंग विल, या फिर इसे कहते हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो आपकी, अगर आप एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करते हो जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेंस आपकी क्या होगी, वो सब आप पहले से मेंशन कर सकते हो, और ये लीगली बाइंडिंग है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर द्वारा कई बार इसको किया जाता है। इंडिया में भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कह दिया है कि एडवांस डायरेक्टिव अगर कोई पर्सन देता है अपने जीते जी, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको कौन ट्रीट करे, कौन ट्रीट ना करे, सभी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी गई होती हैं। तो ये एक तो इंडिया में लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर लिविंग विल किसी पर्सन ने नहीं बनाई है, द कोर्ट प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मेडिकल बोर्ड। ठीक है। अब क्या होगा, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। कोई आदमी हॉस्पिटल में गया, ये मेडिकल बोर्ड क्या करेगा, ये उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करेगा कि साहब इस आदमी की ये हालत है, आपके पेशेंट की, ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक, और वो फिर सजेस्ट करेगा, उनसे पूछेगा आप क्या चाहते हो, इनका ट्रीटमेंट किया जाए या फिर ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट करने का कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, आपका फालतू में खर्चा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक इनको होना नहीं है, तो आप क्या करें, ट्रीटमेंट हटाएं। क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेन किलर दे सकते हैं ताकि इनको दर्द ना हो, और धीरे धीरे आप जो है इनकी टेक केयर करिए, पेन किलर इनको अच्छे वाली देते रहिए, और ये इनकी डेथ होने दीजिए। अब ये जब फैमिली मेंबर उसमें जो है अप्रूवल वगैरह करते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है। सो अभी एक लिविंग मुंबई बेस्ड डॉक्टर सबमिटेड हिज लिविंग विल टू द
एमबीएमसी फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। तो एक एग्जांपल है, बेसिकली एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी लिविंग विल यहाँ पे दिया था। ठीक है, वाई कंसिडर लिविंग विल, क्लैरिटी, मेडिकल प्रेफरेंस क्या होंगी पहले से पता चल जाता है। ठीक है, मैं जो डिसीजन बनाने में एम्पावरमेंट आती है। और ये बर्डन फैमिली, देखिए ये सीधी सी बात है, एक आदमी है जिसको कोई बीमारी है या ऐसा एक्सीडेंट हो गया है या उसकी बुजुर्ग है, अगर वो 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, पता है वो ठीक नहीं होगा, डेथ उसकी अल्टीमेटली होनी है, लेकिन घर वाले तो ना रोज डेथ होती है, उनके ऊपर इतना साइकोलॉजिकल बर्डन हो जाता है फैमिली मेंबर्स के ऊपर कि एक्चुअल जब डेथ होती है तो वो ग्रीव ही नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनेंशियल बर्डन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। एक आम आदमी, आम फैमिली आईसीयू का खर्चा नहीं उठा सकता, जबकि उसको पता है कि उसके पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ होनी है। तो जब आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसको होश ही नहीं है उस पर्सन को, तो आप उसको जो है लाखों रुपए उसको वैसे ही बर्डन में डाल रहे हो, जाना उसको वैसे भी है। तो या तो लिविंग विल बना के जाए, या फिर फैमिली मेंबर जो है इस तरह की डिमांड कर सकते हैं। अब वो मेडिकल बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अग्री करता है कि नहीं करता है। तो ये कुछ कुछ चीजें थोड़ा आप ये इस आर्टिकल से सीख सकते हो, एक बेसिकली जनरल सा पर्सपेक्टिव आपका शायद इसके बारे में बन गया होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं अपने पास। ये वाला आर्टिकल मैं कल कराऊंगा 100%, आज समय की कमी की वजह से नहीं करवा पाया हूँ। ये द हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, इसे हम लोग कल करेंगे, आईपी के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा टॉपिक है, बाकी टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।